Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in standard 9 chapter number 8 में जो poem है, the name of the poem on killing a tree. This poem is written by गिव पटेल. उनका जन्म हुआ था 18 अगस्त 1940 को. वो एक इंडियन पोइट है. उन्होंने प्ले राइट, उसके बाद पेंटर बने और दूसरे बहुत सारी फिजिशियन, प्रैक्टिकली फिजिशियन थे, डॉक्टर थे. ओके, बेस्ड इन बॉम्बे, यानी वो बॉम्बे के थे. लेकिन पटेल बिलोंग टू ग्रुप ऑफ राइटर्स. वो डॉक्टर ही करना नहीं चाहते थे, उनको एक राइटर के ग्रुप में आना था. इसीलिए उन्होंने अपने आप को एक ग्रीन मूवमेंट में लगा दिया. उसने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किए. उन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी है. ये जो पोएम है वो भी एक एनवायरनमेंट के बारे में ही है. वी कैन सी द टाइटल इज शोइंग ऑन किलिंग अ ट्री. ओके, तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि भाई ये ऑन किलिंग अ ट्री. जनरली वी सी दैट मैनी पीपल कटिंग डाउन द ट्रीज. हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ट्री को काटते हैं. लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि क्या ट्री को काटना इजी है? ट्री का को एक ब्रांच को आपने काट दिया है तो क्या वो ट्री कट हो गई? नहीं. ट्री के रूट्स कहाँ पर है? जमीन के अंदर है. ओके, वो जमीन के बाहर वो ग्रो होता है ट्री और धीरे धीरे बढ़ता है. उसको ग्रो होने में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? तो इट्स नीड एयर, सनलाइट और दूसरे बहुत सारे न्यूट्रिशंस चाहिए कि जो वो न्यूट्रिशंस ज़मीन के अंदर से वो लेता है. ओके, और ज़मीन के अंदर से न्यूट्रिशन लेकर ये ट्री क्या होता है? धीरे धीरे ग्रो होता है. तो एक ट्री को बड़ा करना वो बहुत ही टाइम लेता है और इस तरह से ट्री को काटना वो भी रियली इज़ वेरी टफ टाइम. ट्री को काटना कोई एक नाइफ से या कोई एक्स से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विद द नाइफ और एक्स यू कैन कट ओनली द आउटर पार्ट विच यू सी आउटसाइड द अर्थ. अर्थ के बाहर जो पोर्शन है हम उसको ही एक्स और नाइफ से काट सकते हैं. लेकिन रियली उसका जो ग्रोथ है वो ज़मीन के अंदर से है. जो ये ट्री ग्रो होता है उसको जो न्यूट्रिशंस मिलते हैं, वो सब न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो सब कहाँ से मिलते हैं? ज़मीन के अंदर से मिलते हैं. बहुत साल तक वो सनलाइट लेता है, वाटर मिलता है, एयर मिलता है और ये सब उसके साथ जो न्यूट्रिशंस है वो ज़मीन से लेकर धीरे धीरे ट्री क्या होता है? बड़ा होता है. उसमें लीव्स आती है, उसके ब्रांचेस होते हैं, फ्रूट होता है, अगर फ्लावर है तो फ्लावर भी होता है. तो ये सब चीज़ होने में बहुत ही टाइम लगता है. यहाँ पर जो मेन बात की है ऑन कटिंग अ ट्री, तो ट्री को काटना है तो ओनली आउटर पार्ट आपने कट कर दिया तो ये ट्री कट नहीं हो गई, वो मर नहीं गई. अगर ट्री को मारना है तो उसका जो रूट है, रूट कहाँ होता है? ज़मीन के अंदर होता है. तो एक बार अपने रूट से अगर पूरे ट्री को उखाड़ दिया
तब रियल में ये ट्री का क्या होता है, अंत होता है। ये ट्री को आप जैसे हमने किल कर दिया, मार दिया। जनरली ज़मीन के बाहर जो उसका ट्रंक होता है, अगर आपने ट्रंक भी कट कर दिया तो आफ्टर सम ईयर वो ट्रंक फिर से ग्रो होगा, उसमें फिर से ब्रांचेस आएगी, फिर से लीव्स आएगी और फिर से फ्रूट और जो फ्लावर्स वो सब चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो ओनली ट्रंक काटने से हमने ट्री को काट दिया ऐसा काउंटिंग होता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जनरली बताया है कि भी ट्री को मारना इट्स नॉट इजी। ट्री को मारना रियल में इजी नहीं है, उसके बारे में यहाँ पर बात की है। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट। ये जो पोएम है वो हमें ट्री के बारे में क्या बताती है। तो चैप्टर का नाम है, जो पोएम है उसका नाम है ऑन किलिंग अ ट्री, यानी ट्री को किल करना। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। आपने बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया होगा कि वो लोग क्या करते हैं, ट्री को काटते हैं। यानी आसपास में बहुत सारे, जैसे इफ़ यू आर लिविंग इन द विलेज, तो विलेज के आसपास बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं और वहाँ पर लोग क्या करते हैं, ट्री को काटते हैं। सो मैनी पीपल वी सी कि वो लोग ट्री काटते हैं, बट कैन दे किल अ ट्री? क्या वो लोग ट्री को किल यानी मार देते हैं? इज इट ईजी टू डू सो? ये करना क्या ईजी है? लेट्स रीड द पोएम। चलो हम ये पोएम पढ़ते हैं एंड फाइंड आउट, और हम फाइंड आउट करो व्हाट द पोइट सेज ऑन किलिंग अ ट्री। ये जो पोइट है वो किलिंग अ ट्री के बारे में, यानी ट्री को मार देना, उसके बारे में वो क्या कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। किसी भी ट्री को मारना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। जैब का मीनिंग यहाँ जॉब लेना है कि ये कोई एक सिंपल जॉब नहीं है। ट्री को मारना कोई एक सिंपल काम नहीं है। ऑफ द नाइफ यानी नाइफ के लिए, इन शॉर्ट नाइफ से आप ट्री को मार सकते नहीं हो। विल डू इट। अगर ऐसा किया, यानी नाइफ से अगर आपने ट्री को मारने का ट्राई किया, इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। यानी इन शॉर्ट आपने ऊपर का जो आउटर पार्ट है अपने नाइफ से कुछ काट दिया, ओके, छोटा प्लांट था उसको काट दिया, तो क्या होगा, वो फिर से ग्रो होगा स्लोली, धीरे धीरे। जो अर्थ में से जो जो चीज़ उसको नेसेसरी है वो कंज्यूमिंग करते यानी खाते, वो चीज़, वो जो उसको रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें खा खा कर वो धीरे धीरे फिर से क्या करेगा, ग्रो करेगा। राइजिंग आउट ऑफ इट, वो फिर से ज़मीन से बाहर निकलेगा। फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट, अपने क्रस्ट को भी धीरे धीरे क्या करेगा, नीचे ज़मीन से उसके जो रूट्स है वो ज़मीन के अंदर है, वो ज़मीन के अंदर जो रूट्स है वो धीरे धीरे क्या करेंगे, जो जो चीज़ें चाहिए, जैसे सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ओके, वो सब चीज़ ज़मीन में से जो जो चीज़ मिलती है खाकर वो धीरे धीरे ट्री को धीरे धीरे ऊपर की तरफ आगे बढ़ाएगा। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, वो बहुत सालों तक जैसे सनलाइट लेता है, एयर यानी हवा लेता है, वाटर यानी पानी लेता है, एंड आउट ऑफ इट्स लेपर्डियस हाइड, और वो बहुत ही सालों तक ये सब चीज़ लेकर धीरे 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 वो ग्रो होता है। उसका जो कद है, उसकी जो हाइट है वो धीरे धीरे क्या करती है, बढ़ती रहती है। ओके, स्प्राउटिंग लीव्स, और फिर जो लीव्स होते हैं क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। वो जो प्लांट है या ट्री धीरे धीरे बड़ा होता है
ज़मीन के अंदर से वो बाहर निकलता है, उसका जो ट्रंक है वो धीरे धीरे अपर की ओर आगे बढ़ता है और फिर उसमें क्या होती है, ब्रांचेस आती है और उसके बाद उस पर क्या होते हैं, लीव्स आना स्टार्ट हो जाता है। सो हैक एंड चॉप, तो आपने अगर उसको हैक यानी मारना, चॉप यानी काटना, मारकर या काटकर, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। ओके, आपने मारा, उसको काटा, दिस अलोन, यही करने से वॉन्ट डू इट, आप उसको कुछ कर सकते नहीं हो। जैसे आपने जो आउटर पार्ट है उसको, जो ब्रांच उसको काट दिया, उसका ट्रंक है उसको भी काट दिया, तो ये चीज़ करने से वो पूरा ट्री मर नहीं जाता है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, उसमें उसको इतना पेन नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो ब्लीडिंग बार्क यानी जो बार्क को आपने काट दिया, काटा यानी क्या होगा, ब्लीड निकला, यानी इसको ब्लीडिंग बार्क कहा है। ये जो ब्लीडिंग बार्क है विल हील, विल हील यानी हील यानी ठीक हो जाना, तो ये जो ब्लीडिंग बार्क है वो फिर से ठीक हो जाएगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, वो फिर से ठीक हो जाएगी, फिर से ज़मीन से बाहर निकलेगी। विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग्स, उसमें फिर से ग्रीन ट्विंग्स, ओके, फिर से उसमें छोटे छोटे पत्ते, लीव्स, अगर फ्लावर का प्लांट है तो फ्लावर, अगर फ्रूट का है तो फ्रूट, ये धीरे धीरे फिर से वो आना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ट्विंग का मीनिंग है छोटी डालियाँ, वो छोटी छोटी डालियाँ, छोटी छोटी ब्रांचेस फिर से क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। मिनिएचर बॉग, ओके, बॉग का मीनिंग है ट्री ब्रांच, मिनिएचर का मीनिंग है स्मॉल, तो स्मॉल, टाइनी या जो एकदम छोटी छोटी डालियाँ फिर से ग्रो होना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन, अगर आपने उसको अनचेक यानी उसको चेक नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं रखा, तो फिर से धीरे धीरे वो क्या होगा, विल एक्सपेंड अगेन, वो फिर से ग्रो, फिर से आगे बढ़ना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। टू फॉर्मल साइज, ओके, फिर से वो फॉर्मल साइज में यानी पहले जैसी साइज थी ऐसी साइज में वो फिर से क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। ओके, तो ये जो हमने फर्स्ट और सेकंड स्टेज में देखा कि ट्री को मारना इट्स नॉट इजी थिंग्स, ये कोई एक सिंपल काम नहीं है कि जो आप उसको नाइफ से कर सकते हो। आपने अगर उसको मारा या उस काटा ट्री को, लेकिन उतना करने से कुछ होगा नहीं, उसको पेन मिलेगा यानी उसको दुख होगा, लेकिन ये जो ब्लीडिंग बार्क है वो फिर से हील यानी फिर से ठीक हो जाएगी, वो फिर से आगे बढ़ेगी, उसमें छोटी छोटी ग्रीन डालियाँ आएगी, उसमें लीव्स आएंगे। अगर आपने थोड़े देर तक ध्यान नहीं दिया, कुछ दिनों तक या कुछ महीने तक, तो वो फिर से वो एक्सपेंड होकर वो पहले की तरह फॉर्मल साइज में आ जाएगा। नो, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, नो, उसके रूट है उसको पुल्ड आउट एंड खींच कर बाहर निकालने पड़ेंगे। अगर आपको ट्री को रियल में मानना है तो उसके जो रूट है उसको हमें ज़मीन से बाहर निकालना पड़ेंगे, तभी ट्री को आप रियल में मार सकते हो। वरना क्या होगा कि ओनली आपने आउटर जो पार्ट है उसको मार दिया, उसको काट दिया, तो उसके रूट जो ज़मीन के अंदर है वो फिर से धीरे धीरे ग्रो होकर पूरा जो ट्री है कुछ सालों के बाद फिर से पहले की तरह ही एक बड़ा ट्री बन जाएगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, ये जो ट्री है उसके रूट कहाँ है, ज़मीन के अंदर है, वो ज़मीन के अंदर अलग अलग जगह जाकर क्या हो गए, ज़मीन के साथ अपने आप को बांध कर रखा है, इसलिए उसको एंकरिंग अर्थ किया है कि उसकी जो एंकरिंग अर्थ है वहाँ से उसको खींच कर बाहर निकालना पड़ेगा। इट इज़ टू बी रॉप्ड टाइड,
वो एक रोप की तरह होते हैं। जैसे रोप अलग अलग जगह जाकर जैसे वो फंस गया है ज़मीन के साथ, वो एकदम क्या करता है, टाइटली बाइंडिंग कर लेता है, कि जिसकी वजह से ये ट्री को कितनी भी हवा मिले, कितना भी बारिश गिरे, लेकिन वो ऑन द स्पॉट गिर नहीं जाता है। यानी ज़मीन के साथ वो एकदम टाइटली बाइंड किया हुआ है। ओके, एंड पुल्ड आउट, आप उसको अगर पुल्ड आउट कर देते हो, स्नैप्ड आउट यानी पूरा खींचकर बाहर निकाल देते हो, तो फिर कह सकते हो कि आपने ट्री को क्या क्या कंप्लीटली मार दिया। और पुल्ड आउट एंटायरली, ओके, अपने एंटायरली यानी रूट के साथ ट्री को उखाड़ दिया, आउट फ्रॉम द अर्थ क्यू, ओके, उसकी जो रूट्स है, रूट्स के साथ आपने निकाल दिया। तब देखोगे तो अर्थ में आपको जहाँ से रूट निकले हैं वहाँ पर एक केव तरह बन जाएगा। छोटे छोटे जो उसके रूट्स है वो अलग अलग ज़मीन पर, उसने अलग अलग जगह ज़मीन को जो पकड़ के रखा था, उसकी जो पकड़ थी वहाँ से आपने खींच कर निकाला, तो वहाँ छोटे छोटे आपको होल दिखाई देंगे, यानी अर्थ केव्स दिखाई देगी। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, ये शक्ति थी कि ये जो ट्री इतने सालों से जो खड़ा था, तो ये जो अर्थ केव है जहाँ से हमने रूट को खींच कर निकाला है, वो उसकी स्ट्रेंथ थी, शक्ति थी, जो ट्री को इतने सालों से ज़मीन पर खड़ा रखा था। द सोर्स वाइट एंड वेट, ये जो रूट होते हैं आपने देखे होंगे कि वो कैसे होते हैं, वाइट होते हैं। और वेट, वेट यानी ऑलवेज अगर आप हाथ में लोगे तो आपको गीला लगेगा, क्योंकि ज़मीन के अंदर से वो पानी को खींचकर पूरे ट्री में क्या करता है, पहुंचाता है। तो इसलिए पानी का कंटिन्यूसली वो पानी का ऑब्जर्व करता ही रहता है। इसकी वजह से वो ऑलवेज कैसे रहते हैं, वेट होते हैं। और वाइट इसलिए कि उसको न तो कभी सनलाइट मिली है, न कभी हवा मिली है, क्योंकि ज़मीन के अंदर है, उसको ओनली पानी मिला है। दूसरा जो न्यूट्रिशंस जो चाहिए ट्री को वो लेकर रहते हैं। ओके, इसीलिए वो वाइट और वेट होते हैं। द मोस्ट सेंसिटिव, ये बहुत ही सेंसिटिव होती है। ओके, क्योंकि इतने साल वो ज़मीन के अंदर रहे हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड अर्थ, क्योंकि इतने साल से वो ज़मीन के अंदर ही छुप कर रहे हैं, तो ज़मीन के बाहर आने का उन्होंने कभी ट्राई किया नहीं है। अगर कोई इंसान उसको बाहर निकलता है तभी, वरना वो खुद कभी सामने से वो ज़मीन से बाहर निकलते नहीं हैं। देन द मैटर, उसके बाद ये बात करो ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन द सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, वेदरिंग, एंड देन इट इज़ डन। तो ये जो आपने रूट को बाहर निकाला, उसने आज तक उसको न तो स्क्रॉचिंग यानी कभी उसको न तो गर्मी मिली है, चॉकिंग यानी कभी उसको न तो किसी ने चॉक किया है, न तो उसको सनलाइट मिली है, न तो उसको हवा मिली है, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, न तो उसने कभी जैसे उसको कभी वो मुड़ा है, न तो कभी कुछ भी उसको बेंडिंग हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, न तो कभी ट्विस्टिंग हुई है, न तो वेदरिंग हुई है। ये सब ज़मीन के अंदर थी। जो चीज़ ये सब होती है वो कहाँ होती है, अर्थ के बाहर, यानी ज़मीन के बाहर जो है उसी जगह पर ये सब उसको महसूस करना पड़ता है। जैसे जोर से हवा है तो कभी ट्री क्या होता है, बैंड होता है, लेकिन ये जो रूट है उसको ये सब चीज़ कभी भी सहन करनी पड़ती नहीं है। तो न तो उसने आज तक सनलाइट को सहन किया है, न तो हवा को, न तो ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, ओके, ये सब चीज़ उसने कभी देखी नहीं है, न तो उसने कभी सहन की है। ओके, तो उसकी वजह से ये जो रूट्स होते हैं वो एकदम वाइट होते हैं और वो ऑलवेज गीले होते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तो आपकी जो पोएम वो कंप्लीट होती है। उसके कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो पोएम है, चैप्टर नंबर हमारा जो 8 है, उसमें ये पोएम है जिसका नाम है ऑन किलिंग अ ट्री।
तो क्वेश्चन है, कैन अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल द ट्री, वाई नॉट? क्या एक ये सिंपल जॉब है कि जो नाइफ से हो सकता है? किल अ ट्री यानी ट्री को किल करना जो काम है एक सिंपल काम है जो नाइफ से हो सकता है। वाई नॉट, क्यों नहीं है? तो नो, अ सिंपल जॉब ऑफ नाइफ कैन नॉट किल अ ट्री। तो एक सिंपल जॉब नहीं है कि हम नाइफ से ये ट्री को किल करें, बिकॉज इट टेक्स मैनी ईयर्स फॉर ट्रीज टू ग्रो एंड राइज आउट ऑफ द अर्थ। क्योंकि ट्री को बहुत साल लगते हैं ग्रो होने में, राइज आउट होने में, अर्थ से बाहर निकलने को बहुत साल लग जाते हैं। मोरेवर ओनली अ चॉप कैन नॉट किल इट। दूसरा, ओनली चॉप यानी काटना, उससे ट्री मर जाता नहीं है, बिकॉज इट विल स्लोली राइज, क्योंकि वो धीरे धीरे राइज होता है अगेन एंड ग्रो टू इट्स ओरिजिनल साइज। वो धीरे धीरे फिर से राइज होता है, ग्रो होता है और फिर से वो अपनी ओरिजिनल साइज में क्या होता है, आ जाता है। कब? अगर आपने ट्री को काट दिया है, उसके ट्रंक काट दिए हैं, उसकी ब्रांचेस काट दिए, लीव्स काट दिए, तो वो फिर से थोड़े टाइम के बाद, थोड़े साल के बाद, थोड़े महीने के बाद वो फिर से अपनी ओरिजिनल साइज में क्या होता है, वो आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज? तो ट्री अपनी फुल साइज में किस तरह से ग्रो होती है? लिस्ट द वर्ड सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी। तो ये वर्ड्स हमको सजेस्ट करो उनकी जो लाइफ है उसकी एक्टिविटी के बारे में। द ट्री ग्रोज टू इट्स फुल साइज बाय एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर। तो बहुत सालों तक ये जो ट्रीज है वो सनलाइट लेती है, वाटर लेती है, एयर लेती है, ये सबको ऑब्जर्व करते करते वो एक फुल साइज में ग्रो हो जाता है। इट स्लोली ग्रोस आउट ऑफ द अर्थ, वो ज़मीन से बाहर ग्रो होता है। एंड स्प्राउटिंग लीव्स, और उसके बाद क्या होते हैं, लीव्स उसके ऊपर आ जाते हैं। द वर्ड सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी आर ग्रोन। ये जो वर्ड हमको सजेस्ट किया है उसकी लाइफ, उसकी एक्टिविटी यानी उसका ग्रोन है। स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, वो अर्थ को क्या करता है, कंज्यूम करता है। राइजिंग आउट ऑफ इट, वो धीरे धीरे राइज होता है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, अपने क्रस्ट को वो फीड करता है, यानी ज़मीन के अंदर जो भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन को क्या करता है, खाता है और वो ग्रोथ करता है। ऑब्जर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर और वाटर, वो बहुत सालों तक वो सनलाइट, एयर और वाटर को क्या करता है, ऑब्जर्व करता रहता है। ठीक है। एंड स्प्राउटिंग लीव्स, और उसके बाद उसके ऊपर क्या आते हैं, लीव्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क, व्हाट मेक्स इट ब्लीड? तो ये मीनिंग बार्क का मीनिंग क्या होता है? जो ब्लीडिंग बार्क है, ब्लीडिंग बार्क का मीनिंग क्या होता है, व्हाट मेक इट्स ब्लीड, उसको ब्लड क्यों निकलता है, वो ब्लड क्यों होता है? तो ब्लीडिंग बार्क रिफर्स टू द एरिया ऑन द ट्री ट्रंक वेयर इट हैज़ बीन हिट विद द एक्स। तो ब्लीडिंग बार्क इसको कहते हैं जहाँ पर उसको हीट किया गया हो ट्री को, या फिर एक्स से उसको काटा गया हो। जहाँ से उसको एक्स से काटा गया हो या जहाँ पर हीट किया गया हो, वो पार्ट को ब्लीडिंग बार्क कहते हैं। इट ब्लीड्स बिकॉज, वो ब्लीड्स होता है बिकॉज द वुड कटर हैज़ वाउंडेड द ट्रीज, क्योंकि वुड कटर ने ट्री को क्या कर दिया है, घायल कर दिया है। बाय कटिंग एंड चॉपिंग, उसको काट कर, या चॉप का मीनिंग होता है एक्स से मारना, तो एक्स से मारकर उसको चॉपिंग करके, उसको कट करके उसने ट्री को क्या कर दिया है, ब्लीड यानी ब्लड लगा दिया है। ओके। द पोइट सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा, व्हाट डज द मीन बाय दैट? तो ये थर्ड स्टेंजा में स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में पोइट ने कहा है नो, तो उसका मीनिंग क्या है? नो कहा है तो नो कहने का उसका मीनिंग क्या है? तो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा,
जो थर्ड स्टेंजा है उसके बिगिनिंग में ये जो पोइट है, द पोइट है सेड नो, पोइट ने कहा है नो टू ले एम्फसिस ऑन द फैक्ट दैट द मेयर चॉपिंग ऑफ द ट्री वुड नॉट किल इट। तो उसने ये बात को कहा है कि ओनली ट्री को चॉपिंग करने से आप उसको मार सकते नहीं हो। चॉप किससे होता है? तो चॉप होता है एक्स से, कट होता है सो से। ओके, तो ओनली चॉपिंग करने से आप ट्री को वाउंड कर सकते हो, लेकिन उसको मार सकते नहीं हो। द ट्री वुड ग्रो अगेन एंड रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज। आपने अगर ओनली चॉपिंग किया है तो ये जो ट्री है फिर से ग्रो होगी। ओके, ग्रो होकर अपनी ओरिजिनल साइज में वो फिर से क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ एंड अर्थ केव्स? तो ये जो एंकरिंग अर्थ और ये अर्थ केव्स है उसका मीनिंग क्या है? तो एंकरिंग अर्थ रिफर्स टू द रूट्स ऑफ द ट्रीज that lies inside the earth and play the role of an anchor for the tree to grow। तो एंकरिंग अर्थ रिफर्स अ रूट ऑफ द ट्री। ये एंकरिंग अर्थ क्या रिफर कर रही है? रूट ऑफ द ट्री। ये ट्री के जो रूट है उसके बारे में बात की है। दैट लाइज इनसाइड द अर्थ, वो कहाँ रहते हैं? अर्थ के नीचे रहते हैं। एंड प्ले द रोल ऑफ अ एंकर फॉर द ट्री ऑफ ग्रो। तो ट्री को ग्रो करने के लिए जैसे वो एंकर का रोल प्ले करता है, तो ज़मीन के साथ ये एकदम बहुत ही मजबूताई से ज़मीन को पकड़ के रखता है और उसको आगे ग्रो करने का चांस मिलता है। दे एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द ट्रीज एज दे न्यूरिश विथ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो रूट्स है वो श्योरिटी देते हैं कि भाई आपको जो जो न्यूट्रिशन चाहिए, वाटर चाहिए आपको ग्रो होने में, वो हर एक चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। ओके, अर्थ केव्स यानी ज़मीन के अंदर से रूट को अगर खींच के निकाला है तो छोटी छोटी जगह एक पूरा होल हो जाएगा जहाँ पर अर्थ के रूट्स थे। ये जो ट्री है, ट्री के जो रूट्स थे वहाँ पर अपने खींच के निकाला है, तो जहाँ जहाँ रूट थे वहाँ पर एक होल हो जाएगा, उसको अर्थ केव कहा है। रिफर्स द ग्राउंड ऑन विच द फाउंडेशन ऑफ द ट्रीज इज लेड। तो ये एक फाउंडेशन है कि जिसकी वजह से ये जो ट्री है उसने अपने आप को इतना टाइटली ज़मीन के साथ बाउंड करके रखा है। It's hold the roots and keeps the trees standing tall and protect it from the adversities such as heavy rainfall or storm। तो ये जो रूट्स से उसने ज़मीन के साथ इतने मजबूताई से पकड़ के रखा है कि ये ज़मीन के बाहर जो इतना बड़ा ट्री खड़ा है उस पर अगर हेवी रेन आता है या कोई स्टॉर्म आता है तो भी ये ट्री को कुछ होने नहीं देता, वो ट्री को गिरा नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो पकड़ है जो ज़मीन के अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा, जितना ट्री ऊपर की तरफ ग्रो होगा उतना ही उसके जो रूट है वो ज़मीन के अंदर और के और नीचे के नीचे क्या करते जाते रहते हैं, कि जिसकी वजह से उसकी जो पकड़ है, जो ज़मीन के साथ उसकी एक जो बाइंडिंग है वो और ज़्यादा मजबूत होती जाती है। इसलिए जैसे ही ट्री जितना ऊपर ग्रो होगा उसी तरह से नीचे भी अपने आप उसके जो रूट्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वो फैलाता जाएगा और ज़मीन के साथ वो एकदम टाइटली बाइंडिंग कर रहता है, कि जिसकी वजह से ये जो स्टॉर्म आते हैं या ज़्यादा बारिश होती है उसमें ये ट्री को कुछ होता नहीं है, वो गिर जाते नहीं है। लेकिन जो ट्री के ये बाइंडिंग यानी ये जो मजबूत है, ये जो अर्थ के साथ बाइंडिंग वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, तभी कभी कभी जैसे ज़ोरदार बारिश होती है स्टॉर्म में ट्री क्या होते हैं, गिर जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आपकी पोएम यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से पता चल गई होगी।
ये लेक्चर के बाद यानी वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।